जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक और नए क्लास के साथ। आज के इस क्लास में हम क्लास 12वीं के हिंदी चैप्टर नंबर 1 जो कि है बातचीत, जिसके लेखक है बालकृष्ण भट्ट जी। कौन? बालकृष्ण भट्ट जी। आज के इस क्लास में हम चैप्टर 1 के काफ़ी महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन देखने वाले हैं और साथ ही में हम इसका सब्जेक्टिव टाइप को भी क्वेश्चन देखने वाले हैं। तो आपका पहला प्रश्न है, बालकृष्ण भट्ट किस युग के रचनाकार है? तो वह एक भारतेंदु युग के रचनाकार है। आपका अगला प्रश्न है, बालकृष्ण भट्ट के पिता का क्या नाम था? तो बेनी प्रसाद भट्ट। क्या? बेनी प्रसाद भट्ट। आपका अगला प्रश्न है, दमयंती स्वयंवर किस लेखक की रचना है? तो बालकृष्ण भट्ट जी की। किसकी? बालकृष्ण भट्ट जी की। आपका चौथा प्रश्न है, वार्षिक शिक्षक निबंध के निबंधकार कौन है? तो बालकृष्ण भट्ट जी। क्या? बालकृष्ण भट्ट जी। आपका अगला प्रश्न है, बालकृष्ण भट्ट किस काल के रचनाकार है? तो आधुनिक काल के। आपका अगला प्रश्न है, बातचीत साहित्य की कौन सी विद्या है? तो यह एक निबंध विद्या है। आपका अगला प्रश्न है, बातचीत शीर्षक निबंध के अनुसार रस का समुद्र किनकी बातचीत में उमड़ चला आता है? तो आपको हम इससे पहले कि वीडियो में बताए थे किसके बातचीत में जो है समुद्र का जो है रस उमड़ चला आता है, तो हमजोली सहेलियों के बातचीत में। किसके? द हमजोली सहेलियों के बातचीत में। आपका अगला प्रश्न है, बालकृष्ण भट्ट किस रचना बातचीत का क्या है? बालकृष्ण भट्ट की रचना बातचीत क्या है? तो यह एक ललित निबंध है। क्या? यह एक ललित निबंध है। आपका अगला प्रश्न है, बालकृष्ण भट्ट किस युग के निबंधकार थे? तो भारतेंदु युग के। कहाँ के? भारतेंदु युग के वे एक निबंधकार थे। आपका अगला प्रश्न है, मनुष्य की बातचीत का उत्तम तरीका क्या है? तो अकेले में अवाक होकर अपने से बातचीत करना। क्या? अकेले में अवाक होकर अपने से बातचीत करना। आपका अगला प्रश्न है, संवाद में सबसे बड़ी महत्वपूर्ण क्या है? तो आत्मीयता। क्या? आत्मीयता। आपका अगला प्रश्न है, बालकृष्ण भट्ट का जन्म कब हुआ था? यानी कि बालकृष्ण भट्ट का जी का जन्म कब हुआ था? तो 23 जून 1844 ईस्वी को। कब? 23 जून 1844 ईस्वी को। आपका अगला प्रश्न है, क्या है संयोगिता स्वयंवर रचना है? तो श्रीनिवास दास जी की। किसकी? श्रीनिवास दास जी की। आपका अगला प्रश्न है, कौन सी रचना बालकृष्ण भट्ट की नहीं है? कौन सी रचना बालकृष्ण भट्ट की नहीं है? तो परीक्षा गुरु। कौन सी? परीक्षा गुरु जो है वो बालकृष्ण भट्ट जी की नहीं है। आपका अगला प्रश्न है, कौन सी रचना बालकृष्ण भट्ट की है? तो रेल का एक विकट खेल। और यह आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से काफी महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन हो जाता है। क्या? कौन सी जो है बालकृष्ण भट्ट की रचना है? तो रेल का एक विकट खेल। क्या? रेल का एक विकट खेल। आपका अगला प्रश्न है, जो कि बालकृष्ण भट्ट ने कौन सा मासिक पत्रिका निकाला था? तो हिंदी प्रदीप। क्या? हिंदी प्रदीप। आपका अगला प्रश्न है, बातचीत किस विद्या की रचना है? तो यह एक निबंध विद्या की रचना है। आपका अगला प्रश्न है, क्या है रॉबिन्सन क्रूसो ने 16 वर्ष के उपरांत किसके मुख से एक बात सुनी थी? तो ये एक फ्राइडे के मुख से बात सुनी थी 16 वर्ष के उम्र में। आपका अगला प्रश्न, बातचीत शीर्षक निबंधकार के निबंध कौन है? तो बालकृष्ण भट्ट जी। कौन? बालकृष्ण भट्ट जी। आपका अगला प्रश्न है, बातचीत के माध्यम से बालकृष्ण भट्ट क्या बतलाना चाहते हैं? तो बातचीत की शैली। क्या? बातचीत करने का तरीका बतलाने चाहता है। कौन बतलाना चाहता है? बालकृष्ण भट्ट जी। और आपका अगला प्रश्न है, भट्ट जी को किसने अंग्रेजी साहित्य के एडिशन और स्टील की श्रेणी में रखा था? तो रामचंद्र शुक्ल जी। कौन? रामचंद्र शुक्ल जी। आपका अगला प्रश्न है, बालकृष्ण भट्ट का निवास स्थान कौन सा था? तो इलाहाबाद उत्तर प्रदेश में। कहाँ पे? इलाहाबाद उत्तर प्रदेश में। आपका अगला प्रश्न है, बालकृष्ण भट्ट ने किस पत्रिका का संपादन किया था? तो हिंदी प्रदीप का। किसका? हिंदी प्रदीप का। आपका अगला प्रश्न है, बालकृष्ण भट्ट हिंदी प्रदीप नामक मासिक पत्रिका का निकालना कब प्रारंभ किया था? तो 1877 ईस्वी में। कब? 1877 ईस्वी में। आपका अगला प्रश्न है, कौन सी रचना बालकृष्ण भट्ट द्वारा रचित नहीं है? तो मेघदूत। कौन सी? मेघदूत जो है वो बालकृष्ण भट्ट जी के द्वारा रचित नहीं है। आपका अगला प्रश्न है, कौन सी उपन्यास बालकृष्ण भट्ट द्वारा रचित है? तो 100 अजान एक सुजान। क्या? 100 अजान एक सुजान। आपका अगला प्रश्न है, क्या है नाटक के प्रभाव में होने वाले मंगल पाठ को क्या कहते हैं? तो नांदी पाठ। क्या? नांदी पाठ। आपका अगला प्रश्न है, रॉबिन्सन क्रूसो को कब तक मनुष्य का मुख देखने को नहीं मिला था? तो 16 वर्ष तक। कितने वर्ष तक? 16 वर्ष तक जो था रॉबिन्सन क्रूसो को तक का मुख जो था देखने को नहीं मिला था। आपका अगला प्रश्न है, क्या है बोलने से ही मनुष्य के रूप का साक्षात्कार होता है, यह किसने कहा था? तो वेन जॉनसन ने कहा था। किसने? वेन जॉनसन ने कहा था। और ये आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से काफी महत्वपूर्ण VVI ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन होने वाला है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को आप ध्यानपूर्वक एक बार पढ़ ले। आपका अगला प्रश्न है, असल बातचीत सिर्फ 2 व्यक्तियों में हो सकती है, यह किसका मत है? तो यह किसने कहा था? एडिसन ने कहा था कि असल बातचीत किसके बीच में? 2 व्यक्तियों के बीच में हो सकती है।
और आपका अगला प्रश्न है, एडिसन के अनुसार असल बातचीत कितने लोगों के बीच में हो सकती है? तो दो व्यक्तियों के बीच में। कितने? दो व्यक्तियों के बीच में। आपका अगला प्रश्न है, बातचीत से मन किस प्रकार का हो जाता है? तो स्वच्छ और हल्का। क्या? स्वच्छ और हल्का। आपका अगला प्रश्न है, किसके ना होने से सृष्टि गूंगी प्रतीत होती है? तो वाक्य शक्ति के न होने से क्या गूंगी सृष्टि पूरी दिखाई पड़ती है। आपका अगला प्रश्न है, आर्ट्स ऑफ कन्वर्सेशन कहाँ के लोगों को सर्वाधिक प्रचलित है? तो यूरोप के लोगों के पास क्या है? आर्ट्स ऑफ कन्वर्सेशन यानी कि बातचीत करने की जो कला है वो किस देश के लोगों के पास है? तो यूरोप के लोगों के देश के पास है क्या? बातचीत करने की शैली। आपका अगला प्रश्न है, बालकृष्ण किस काल के रचनाकार है? तो यह एक आधुनिक काल के रचनाकार है। आपका अगला प्रश्न है, जो कि है दीर्घ उत्तरीय प्रश्न और जो है सारे सब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन का हम महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो है देखने वाले हैं। तो आपका पहला प्रश्न है, अगर हम में वाक्य शक्ति ना होती तो क्या होता? अगर हम में वाक्य शक्ति ना होती तो क्या होता है? तो चलिए इसका कर देखते हैं उत्तर। हम में वाक्य शक्ति ना होती तो मनुष्य गूंगा होता, यानी कि हम में अगर वाक्य शक्ति ना होता तो क्या हम लोग कैसे लगते? तो गूंगे तरह हम लोग एक तरफ से लगते और वो मुकबधिर होता। मनुष्य को सृष्टि की सबसे महत्वपूर्ण देन उसकी वाक्य शक्ति है और मनुष्य में जो सबसे ईश्वर के द्वारा वरदान के रूप में जो मिला है वो एक प्रकार का वरदान है जो कि हमें क्या है? तो वह एक वाक्य शक्ति है और इसी वाक्य शक्ति के कारण वह समाज में वार्तालाप करता है, अपनी बातों को अभिव्यक्त करता है और उसकी यही अभिव्यक्ति वाक्य शक्ति भाषा कहलाती है और यही व्यक्ति समाज में रहता है। इसीलिए अन्य व्यक्तियों के साथ उपरस्पिक संबंध और कुछ ज़रूरतें होती हैं। हम लोग जो व्यक्ति हैं वो कहाँ रहते हैं? वो समाज में रहते हैं और हम लोग की कुछ ज़रूरतें पूरे करने के लिए जो उपयोग होता है वह क्या है? एक वाक्य शक्ति है जिसके कारण वो वार्तालाप करता है और वाक्य शक्ति के कारण ही हम लोग क्या आसपास में जो है वो क्या करते हैं? वार्तालाप कर सकते हैं, जो चीज़ बातचीत कर सकते हैं। यह ईश्वर द्वारा दी गई हुई यह एक अनमोल कृति है और ये ईश्वर के रूप में हमें यह एक प्रकार का वरदान मिला है। इसी वाक्य शक्ति के कारण वह मनुष्य है। यदि इसमें यह वाक्य शक्ति का अभाव होता तो मनुष्य जानवरों की भांति होती। अगर हमें वाक्य शक्ति ना होती तो हम किस प्रकार रहते? तो जानवरों के समान। ठीक जिस प्रकार जानवरों के पास वाक्य शक्ति का अभाव है, ठीक हम भी उसी तरह जानवर की तरह रहने लगते और क्या है? वो अपनी क्रियाओं को अभिव्यक्त नहीं कर पाता और वो अपने अंदर का जो मवाद था, धुआं था, वो किसी सामने वाले व्यक्ति के पास, जो सामने वाले पशुपालन के पास क्या था, वह अभिव्यक्त नहीं कर पाते हैं। कौन? तो मनुष्य इसी प्रकार हो जाते हैं जैसे इसमें वाक्य शक्ति ना होती तो। और क्या है? जो हम सुख दुख इंद्रियों के कारण अनुभव करते हैं वो अवाक होने के कारण नहीं कर पाते और हमें जो है इंद्रियों का अवाक होने के कारण हम नहीं कर पाते। तो आपका दूसरा प्रश्न है जो कि आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से काफ़ी महत्वपूर्ण जो है प्रश्न है, बातचीत के संबंध में बेन जॉनसन और एडिसन के क्या विचार है? तो इसका उत्तर है, बातचीत के संदर्भ में विभिन्न विद्वानों ने अपने अपने ढंग से अनेक विचार रखे हैं। इनमें से वेन जॉनसन और एडिसन के विचारों को लेखक ने यहाँ उद्धृत किया है। वेन जॉनसन के अनुसार बोलने से ही मनुष्य का रूप का साक्षात होता है। अब आपके एग्जाम में पूछ सकता है कि किसके कहने से जो है मनुष्य का रूप का साक्षात होता है? किसके कारण से? वेन जॉनसन के ही अनुसार। किसके अनुसार? बेन जॉनसन के ही अनुसार। वास्तव में जब तक मनुष्य बोलता नहीं तब तक उसका गुण दोष प्रकट नहीं होता है और वास्तव में जब तक मनुष्य बोलता नहीं तब तक उसके अंदर का जो है मवाद, धुआं और उसका गुण दोष जो है प्रकट नहीं हो पाता है। दूसरे विद्वान जो कि है क्या है? एडिसन के अनुसार असल बातचीत केवल जो है दो व्यक्तियों में हो सकती है और आपके एग्जाम में पूछ सकता है कि असल बातचीत कितने व्यक्तियों में हो सकती है? तो वह दो व्यक्तियों के बातचीत में। और दो व्यक्तियों के बातचीत में असल बातचीत क्या था? तो वह किसने कहा था? तो वह एडिसन ने कहा था। कहने के तात्पर्य है कि जब दो आदमी होते हैं तभी अपना दिल एक दूसरे के सामने खोलते हैं और जब दो व्यक्ति होते हैं तो अपना जो वह बातचीत खुलकर कर पाते हैं और एक दिल दूसरे दिल के सामने रख सकते हैं। अनुपस्थित मात्र से ही बातचीत की धारा बदल जाती है। जब चार आदमी होते हैं तो क्या वेतक फुल्ली का स्थान फॉर्मेलिटी ले लेती हैं, अर्थात बातचीत स्वाभाविक ना होकर मात्र रहस्यमयी अदायगित्व भर जाती है और जब दो व्यक्तियों से बढ़ जाती है तो असल बातचीत वो नहीं हो पाती है और यो एक वेतल कलोफी का स्थान फॉर्मेलिटी ले लेती है। आपका अगला प्रश्न है जो कि इस चैप्टर का लास्ट प्रश्न है जो कि है आर्ट्स ऑफ कन्वर्सेशन क्या है और आर्ट्स ऑफ कन्वर्सेशन किस देश के पास के लोगों में है? तो जो है यूरोप के लोगों के देश में के पास है। आर्ट्स ऑफ कन्वर्सेशन का अर्थ है वार्तालाप की कला, यानी कि हम बातचीत करने की कला। आर्ट्स ऑफ कन्वर्सेशन के हुनर की बराबरी स्पीच और लेख दोनों में नहीं कर पाते। इस हुनर की पूर्ण शोखा काव्य कला प्रवीण
क्या है विद्या मंडली में है। इस कला के माहिर व्यक्ति ऐसे चतुराई से प्रसंग छेड़ते हैं कि श्रोताओं के लिए बातचीत करने की तथा अत्यंत सुखदायी होता है। यह एक ऐसी कला है जिसमें जो बातचीत करने की कला ऐसी है जिसे बोलने से सामने वाले मनुष्य को कान का अत्यंत सुख मिलता है। इसी को हम क्या कहते हैं, आर्ट्स ऑफ कन्वर्सेशन। क्या, आर्ट्स ऑफ कन्वर्सेशन। और क्या है, सिद्धिस्ट गोष्ठी इसी का नाम है। और इसी का क्या नाम है, गोष्ठी भी इसी का नाम है। किसका, आर्ट्स ऑफ कन्वर्सेशन का दूसरा रूप नाम क्या है, तो गोष्ठी। सतत गोष्ठी की विशेषता है कि वक्ताचुर का अभिमान या कपट नहीं करता और प्रकट नहीं हो पाता है तथा बातचीत की सरसता बनी रहती है। कपट और एक दूसरे को अपने पांडित्य के प्रकाश से परास्त करने का संघर्ष आदि रसाभास की सामग्री आर्ट्स ऑफ कन्वर्सेशन का मूल्यांकन होती है। यूरोप के लोगों का आर्ट्स ऑफ कन्वर्सेशन का जगत प्रसिद्ध है और यूरोप के लोगों में जो है यह एक प्रकार का आर्ट्स ऑफ कन्वर्सेशन करने की उनके पास कला है। और आज की क्लास में हम चैप्टर 1 के बातचीत, जो कि लेखक हैं बालकृष्ण भट्ट जी के द्वारा, इस चैप्टर में हम जो है ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन और सब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन के काफ़ी महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन और जो सब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन थे वो आप सभी को हम आज करवा दिए हैं। तो आशा करते हैं कि इस क्लास से आप सभी को काफ़ी महत्वपूर्ण जो है मदद मिला होगा। तो आशा करते हैं फिर से मिलते हैं अगले वीडियो में इसी तरीके से एक और नए क्लास के साथ, और साथ में उसके ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन और सब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन को लेकर फिर से मिलते हैं। तब तक के लिए जय हिंद।